सभी को नमस्कार। हेलो एवरीवन। लाइव आने का मन था तो लाइव तो नहीं आ पा रहा, वीडियो शूट करना है। मैंने सोचा अपनी बात को वीडियो शूट के माध्यम से कहूँ, तो एक छोटा सा वीडियो मैंने शूट किया है, 10-12 मिनट का है। सफ़रनामा जो मेरा पेज है, इसमें सडन बीच में जो देशकालिक परिस्थितियाँ हो रही हैं, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उनको मैंने शामिल करना शुरू किया है और कुछ फुटेज उसके ऊपर बनाए थे। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं अपने सफ़र पे आगे बढ़ूँगा, जर्नी के वीडियोस आपके सामने शेयर करूँगा। देश में जो आजकल परिस्थितियाँ हैं, दोस्तों से बातें हो रही हैं, उनको लेके बहुत सारी डिस्कशंस और बहुत सारा जिसको बोले बहस भी हो जाती है काफ़ी बार। हालांकि मैं इस विचारधारा में यकीन रखता हूँ कि हमें राजनीतिक चीज़ों पर बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी सब एक एक बराबर है। हम लोग देश के नागरिक हैं और राजनीति बाद में, पहले हम लोग आपस में। तो आज का जो परिदृश्य है उसे मैं अपनी निगाह से कैसे देखता हूँ, या मैं उसे अपनी निगाह से कैसे मानता हूँ, उसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा था, रात के 11 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा कि काम करते करते आपसे बात करी जाए, आपसे रूबरू हुआ जाए। तो इस घटनाक्रम को मैं एक कहानी के तौर पे आपको बताता हूँ। यूरोप में एक चित्रकार था, एक पेंटर था, और उस पेंटर को एक बार सूझा कि मैं पेंटिंग बनाऊं जिसमें जीसस और शैतान दोनों एक साथ हों, और ये पेंटिंग बनाने के लिए मैं अपना काम भी निपटाता जाऊंगा। तो ये पेंटिंग बनाने के लिए उसने एक लड़के को ढूंढा, एक मासूम चेहरा, एक यंग लड़का, जिसके चेहरे से मासूमियत टपकती थी, या जीसस जैसा चेहरा दिखता था, ईश्वर उसके चेहरे में नजर आता था, जो यंग लड़कों के नजर आता है, जैसे भगवान दिखता है कि बच्चे के चेहरे में। तो उसने उसकी पेंटिंग बनाना शुरू की, और किसी कारणों से वो पेंटिंग पूरी नहीं हो पाई। कुछ सालों तक वो पेंटिंग रखी रही। वो मशहूर चित्रकार था, और उसने वो पेंटिंग खत्म होने के बाद उसने जो पूरी नहीं हो पाई थी उसको पूरी करने का सोचा कि ये मेरी जीसस का पोर्शन बन गया है, शैतान का पोर्शन बाकी है। तो उसने जेल की तरफ रुख किया, क्योंकि जेल में अपराधी मिलते हैं, जघन्य हत्याएं किए रहते हैं, और इस तरीके के जो अपराधी हैं उनमें शैतान का चेहरा दिख सकता है। तो वो जेलर के पास गया। जेलर ने उस जेल में जो सबसे ज्यादा सजा पाया हुआ जो अपराधी था, जो सबसे ज्यादा सजायाफ्त अपराधी था, उसकी तरफ ले गया, और उसके चेहरे में उसको एक परफेक्ट, जिसको बोले कि शैतान दिखा। तो उसने तुरंत हामी भर दी, और उसको जब बताया गया कि तुम्हारा चयन इसलिए किया गया है कि ये बहुत बड़े पेंटर है, और इन्होंने कभी जीसस का चेहरा बनाया था, उसके बराबर में एक शैतान का चेहरा बनाएंगे, और उसके लिए तुम्हें चुना गया है। तो वो अपराधी फूट फूट के रोने लगा। जब पूछा गया तो उसने बताया कि वह वही अपराधी है, वो वही लड़का है जिसको कुछ साल पहले उसी पेंटर ने जीसस के पेंट के लिए चुना था। कहने का मतलब, समय के अनुसार चेहरे बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। मैं बात को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। हमारा पड़ोसी देश, जिसको बोले कि बांग्लादेश में, जहाँ मोहम्मद यूनुस जब सरकार में आने स्टार्ट हुए या सरकार में भागीदारी शुरू की, तो उन्होंने बांग्लादेश के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया। मैं आपको ये जो अपने देश का घटनाक्रम चल रहा है उसकी तरफ लाने का प्रयास करूंगा। पहले थोड़ा इतिहास आस पड़ोस के देशों का देख लेते हैं। तो इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का समय वही है कि थोड़ा हम रील, इंस्टाग्राम और फेसबुक, पाठशाला और इससे चलते हैं, और हम इतिहास सच में नहीं जानते। तो मोहम्मद यूनुस जब बांग्लादेश के सरकार में एक्टिव हुए, तो उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रोग्राम चलाए, छोटे मोटे बहुत, और उससे बांग्लादेश को आर्थिक बहुत फायदा हुआ, इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग हुई। और मोहम्मद यूनुस को बोले कि नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज जो बहुत बड़ी बात होती है, शांति का दूत कहा गया उन्हें बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ये सारी घटनाएं होने के बाद मोहम्मद यूनुस को जो कंगारू कोर्ट ने, मोहम्मद यूनुस की सरपरस्ती में या मोहम्मद यूनुस की शासन में, कंगारू कोर्ट ने शेख हसीना को, जिसको बोले कि मौत की सजा दे दी कंगारू कोर्ट ने। तो जो मोहम्मद यूनुस जिसको बोले, जिन्हें हम शांति या गरीबी और भुखमरी दूर करने के लिए जानते थे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जानते थे, एक्सपोर्ट बहुत बढ़ाया था, और उन्हीं की सदारत में शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई। नोबेल पीस प्राइज विजेता हमारे एक एक पल में वो इंसान जनरल जिया उल हक के बराबर में आके खड़ा हो गया। जनरल जिया उल हक, जिसने अपने से पूर्ववर्ती जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, तो मोहम्मद यूनुस का भी वही। और शेख हसीना की अगर बात करें तो उस कंगारू कोर्ट की स्थापना भी शेख हसीना ने की थी। और वो क्यों की थी? उसने भी अपने
जो दुश्मन थे उनसे बदला लेने के लिए कंगारू कोर्ट की स्थापना की थी। जब बांग्लादेश में सशस्त्र आंदोलन हुआ 1975 में, तो शेख हसीना के जो फादर थे मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का गॉड कहा जाता था उस समय, और शेख हसीना का जो चेहरा बदला और उनकी उनके पूरे परिवार की जो हत्या कर दी गई, पूरे परिवार को, राष्ट्रपति थे उस समय, उनके पूरे खानदान को उड़ा दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। शेख हसीना इसलिए बच गई कि वो लंदन में थी उस समय, और लंदन में होने की वजह से वो बच गई। वापस वो बांग्लादेश आई और बांग्लादेश में आके उन्होंने सत्ता हासिल की, और सत्ता हासिल करने के बाद जो लोग उनके अगेंस्ट थे या उनके खानदान को जिन्होंने उड़ाया था, उनकी हत्याएं की थी जब सशस्त्र आंदोलन हुआ बांग्लादेश में, तो उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने कंगारू कोर्ट बनाई। और कंगारू कोर्ट का जो फॉर्मूला रखा गया, 40 साल बाद आई थी ये पावर में, तो उसमें कहा गया कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट क्राइम के अपराध, मानवता के अगेंस्ट जो अपराध हैं उनको दायरे में रख के, और बड़ी गंभीर सजाएं उसमें दी गई, और इतनी सजाएं दी गई कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो बांग्लादेश के इतिहास में शायद दी गई सबसे ज्यादा सजाएं। नंबर ऑफ पीपल को, लोगों को खींच खींच के लाया गया, जो उस समय सेना में जितने भी लोग शामिल थे उनको सबको लगभग सजा दी गई, उनको सबको दोषी माना गया, उम्र कैद हुई, फांसियां हुई। और उनके पिता जो थे शेख मुजीब, उन्होंने भी ये किया, उन्होंने ये 4 साल में कर लिया था। मतलब हर शासक, मतलब बांग्लादेश 1971 में बंग बंधु बहुत लोकप्रिय थे, 75 के आते आते वो एक छत्र तानाशाह हो चुके थे। मतलब सत्ता जब आती है तो इंसान कहें कि तानाशाही आ जाती है, वो सारी चीजों को अपना कंट्रोल समझने लगता है। तो शेख मुजीब का भी वही हाल हुआ, और उनके पड़ोस में जो बोले कि 71 की जो इंदिरा थी भारत में, जिसको दुर्गा कहा जाता था, वो 75 आते आते 1975 आते आते इमरजेंसी लेडी बन चुकी थी। मगर इंदिरा जी का प्लस पॉइंट ये रहा कि वो समय आते हुए संभल गई, और संभलने के बाद उन्होंने इमरजेंसी को हटाया, देश में चुनाव कराए, और चुनाव में हार हो जाने के बाद भी सेना का प्रयोग नहीं किया और पीछे हट गई, सत्ता छोड़ दी। ये अच्छी बात थी। मुजीब को शायद वो मौका नहीं मिला, लेकिन आंग सान सू जो म्यांमार, फादर ऑफ म्यांमार की बेटी थी, उसको ये मौका मिला था। वो जेलों में रही, सब कुछ रहा। फादर ऑफ म्यांमार का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, कभी आप म्यांमार के बारे में जब पढ़ेंगे, बर्मा का, हालांकि आजकल बर्मा बदनाम है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के व्यापार के लिए, नशे के व्यापार के लिए। मैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया बॉर्डर एरिया घूम के आया, मणिपुर आज जो चल रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल म्यांमार का भी, बर्मा का भी है। तो आंग सान सू की ने वो चीज नहीं की। जब वो सत्ता में आई तो बोले म्यांमार की बेटी ने 2 दशक कैद में गुजारे थे उन्होंने, और लोकतंत्र की आवाज को बुलंद भी किया, नोबेल प्राइज भी मिला, आंग सान सू की को नोबेल प्राइज भी मिला। और सत्ता में आने के बाद उन्होंने केवल कंट्रोल करना, तानाशाही जिसको बोलते हैं आयरन कंट्रोल, वो स्थापित करने की कोशिश की। और कहें कि उनका जो ड्राइवर था, उनका पूरा ध्यान इसी में रहता था कि उनका जो ड्राइवर है उसे जो रोहिंग्या नरसंहारों पर चुप रही, और जो उनका ड्राइवर था उसको राष्ट्रपति बनाना था उन्हें, उनके ड्राइवर के साथ क्लोज थी, और उसको प्रेसिडेंट बनाने पे ही पूरा फोकस था। बाकी म्यांमार का क्या हो रहा था, या जिस म्यांमार में लोकतंत्र के लिए वो 2 दशक तक जेल में रही, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, उसको वो भुना नहीं पाई, या बोले कि उसको उन्होंने उस तरफ नहीं ले जा पाई, या बोले कि सत्ता आने के बाद, जो मैंने अभी कहा कि सत्ता जब आती है किसी इंसान के पास तो वो एकदम बदल जाता है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ईस्ट की बेटी, डॉटर ऑफ ईस्ट कहा जाता है बेनजीर भुट्टो को। तो बेनजीर, आंग सान सू की तो अभी भी जेल में है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई तो उसके 10 साल बाद बेनजीर को सत्ता मिली, और एक छत्र पूरे पाकिस्तान में उनका जो है शासन आया। तो उनका पाकिस्तान में जो उनका शासन था उसको बोला जाता है कि बेईमानी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया, बेईमानी का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बन गया, भ्रष्टाचार चरम पे आ गया। तो बेनजीर के जो हस्बैंड थे, जिनको मतलब जो बाद में बने कि आसिफ अली जरदारी, जिनको बहुत भ्रष्ट कहा जाता है पाकिस्तान में, वो बेनजीर के 10% भी नहीं थे। आप अगर सारे उनके केसेस देखें, उनकी हिस्ट्री गौर से पढ़ें, तो 10% भी नहीं थे। और उन्होंने, बेनजीर ने अपने ही शासन में अपने भाई मुर्तजा भुट्टो की हत्या करवाई, एनकाउंटर हुआ मुर्तजा भुट्टो का, तो बेनजीर की बाद में हत्या हुई। तो कुल मिला के
जैसे बोले कि बेनजीर की भी हत्या हो गई, कहने का मतलब सत्ता जो है, मेरा मानना ये है कि सत्ता किसी भी शख्सियत का पेंट रिमूवर होता है। आपको किसी शख्सियत को अगर सच में जानना है तो उसको अगाध शक्ति दे दीजिए, अगाध सत्ता दे दीजिए, वो पेंट रिमूवर होता है उसका। और बोले कि किसी की असलियत जाननी हो तो सत्ता दे दो उसको, बाकी तमाम किताबें, लेख, भाषण, कविताएं, तरह तरह की ड्रेस पहनना, अच्छा बर्ताव करना, ये आम लोगों के लिए होता है। इंसान की सच्ची शख्सियत तब निकलती है जब उसे दो तीन चीजें उसके सामने सामने आती हैं। पहला, उसको अगाध शक्ति दे दीजिए, उसको सत्ता दे दीजिए, और उसका विरोध, जब पुरजोर विरोध होता है तब भी इंसान का सही रूप निकल के सामने आता है। ये बिल्कुल एकदम सच्ची बात है। और सत्ता या राजनीति का ये दुष्प्रभाव है, राज्य लक्ष्मी का दुष्प्रभाव है, जो ऐसा होता है कि बाकी इस पूरे महाद्वीप में अगर हम बोले कि साउथ एशिया में एक मतलब एक ही शख्सियत ऐसा हुआ, मेरा मानना ऐसा है, ये मेरा निजी विचार है, जिसने अनकंट्रोलेबल शक्ति पाने के बाद भी जो नग्न नहीं हुआ, जो बोराया नहीं या बोराया शैतान नहीं बना, वो था नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके पास समय शक्ति थी उस समय, जिसको बोले कि पूरी पावर कंट्रोल उनके पास थी। देश आजाद हुआ, कुछ भी कर सकते थे, एनीथिंग, किसी भी संस्था को बंद करा सकते थे, गांधी जी के मुंह से किसी भी संस्था के लिए बुरा कहलवा सकते थे किसी, और शायद उस समय अगर उनको बुरा कह दिया जाता या कुछ चीजें इस तरीके की हो जाती तो शायद वो इंस्टीट्यूशंस या वो आज काम न कर रहे होते देश में, या वो लोग आज होते भी नहीं। तो नेहरू, मेरा मानना यह है कि जिनके पास सत्ता बहुत अच्छी आई मगर वो बोराया शैतान नहीं बना। आज मोहम्मद यूनुस नग्न खड़े हैं बिल्कुल, जिसको बोले कि बाकी हमारे देश में महानायक, क्रिकेटर, गॉड, स्वर कोकिला, बहुत लोग हैं जिनका अलग अलग रूप, अलग अलग कहानियां जिनकी आपको सुनने को मिलती है। नेहरू की कहानियां हैं मगर वो मोस्ट ऑफ द बनाई गई हैं, और जिसमें बोले कि ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, ये मैंने हिस्ट्री जितनी पढ़ी है, जितना जाना है, कहा जाता है नेहरू के वो फोटो दिखाए जाते हैं जिसमें विदेशी महिलाओं के साथ घूमते हुए, डांस करते हुए। नेहरू जिस समय आज़ाद हुए और पाकिस्तान भी अलग हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ का बनाया गया, यहाँ नेहरू को सत्ता दी गई। नेहरू उस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जो आज़ादी से पहले जो फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग थी या इतनी पैसे वाली थी कि उनके कपड़े प्रेस होने या धुलने लंदन जाते थे, ये बोला जाता है। तो नेहरू की पढ़ाई जहाँ पर हुई और जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे समकक्ष जो यूरोपियन देश थे, जहाँ से हमें लोन लेना था क्योंकि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं था, अंग्रेज लूट के ले गए थे, वो समकक्ष जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे वो नेहरू के क्लास फेलो थे उस समय के। विदेशों का अपना कल्चर होता है, नेहरू वहाँ जाते थे और वहाँ से जो पैसा लेकर आए उससे 5 ईयर प्लान देश में चले, और उसकी वजह से देश यहाँ तक आया। क्योंकि जिस देश में या जिस घर में डाका पड़ता है वहाँ डकैत या चोर, अंग्रेज डकैत थे, वो कुछ छोड़ के नहीं जाते। तो बाकी कहने को बहुत सारी बातें हैं जो अपने अपने तर्क के आधार पे कही जा सकती हैं, मगर कहें कि सत्ता वो चीज़ है जब वो बहुत लंबे समय तक रहती है। अब आप इसको वर्तमान परिदृश्य से जोड़ के देखिएगा, जब वो बहुत लंबे समय तक रहती है तो इंसान सब कुछ खुद को मानने लगता है, सारी ताकत उसमें समझता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। उसका डेविल चेहरा निकल के सामने आता है, और जो उसका देवता स्वरूप चेहरा था वो शायद उस डेविल की झुर्रियों में कहीं खो जाता है। जो कहें कि हमारे हमने जिसको देखा था या जिसको पूजा था, एक्चुअल वही कंडीशन है इस समय पूरे देश में। बाकी हर किसी के जाने के सार बनते हैं, उसी तरह की परिस्थितियां बनने लगती हैं, उसी तरीके की मानसिकताएं हो जाती हैं। तो बाकी जो चीज़ें चल रही हैं आपके सामने हैं। सफ़रनामा को हम जारी रखेंगे आगे की। मैं कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ अपने, एक साथ बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जो मैंने जर्नी अब तक की है, तो बस वही काम चल रहा है। और थैंक यू, मुझे इतना ही कहना था। मैं इस वीडियो के मकसद से बस आपको ये बताना चाह रहा था कि सत्ता और शक्ति सच में किसी इंसान के मुखौटे का पेंट रिमूवर होती है। इंसान जो मुखौटा लगा लेता है, या कहें सत्ताधारी या ये लोग जो मुखौटा लगाते हैं, सत्ता हासिल करते हैं, जब शक्ति अगाध आ जाती है, डर नहीं रहता, तो ये असल में पेंट रिमूवर का काम करती है। ये दिखाती है कि किस तरीके से इंसान का सच्चा चेहरा क्या है।
जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, जब तक वहाँ कांग्रेस भी नहीं थी, जब तक वहाँ समाजवादी पार्टी नहीं थी, कोई नहीं था, उनकी जो पिटाई होना वो सच में गलत है। वो बहुत गलत बात है। और जिस तरीके से पिटाई हुई है, कुछ और भी किया जा सकता था, उनसे बातचीत की जा सकती थी। सत्ता में जो हाईएस्ट पद पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। अगर एक बार कोई बहुत सत्ता में उच्च पद पे बैठे हुए, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, वो शायद उनके पास चले जाते तो ये नौबत ही ना आती। मगर अच्छा हुआ, हमें शायद सत्ता का ये रूप भी देखना था। और शायद हमें एक हम जिसको अंधा भगवान मान के चलते हैं, शायद वो स्थिति हमसे दूर हुई। थैंक यू।